तो आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं जो ना दोस्तों के एक रियूनियन से शुरू होती है और एक ऐसे सुपरनैचुरल मोड़ पर जाकर खत्म होती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये कहानी है दोस्ती की, धोखे की और उस न्याय की जो कब्र के उस पार से मिलता है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या दोस्ती मौत से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है? चलिए इसी रहस्य में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक लोकल ड्राइवर की इस बड़ी ही अजीब और अशुभ चेतावनी से। और सुनिए, ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये तो एक पूर्वाभास है, एक इशारा आने वाले खतरे की तरफ। इसी एक लाइन से ना माहौल में तुरंत एक टेंशन सा पैदा हो जाता है। ये चेतावनी कहानी का एक बहुत ही जरूरी सुराग है, तो इसे याद रखना होगा। तो कहानी के पहले हिस्से में हम मिलते हैं किरदारों से। 3 दोस्त हैं जो एक बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे हैं, लेकिन उनकी चौथी दोस्त नंदिता, वो उनके साथ होकर भी साथ नहीं है। मतलब वो सिर्फ फोन पर डिजिटल रूप में उनके साथ है। तो सोचिए, ये एक ऐसा रियूनियन है जहां खुशी तो है, पर साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी है। और बस यहीं से कहानी का वो अजीब और परेशान करने वाला रहस्य शुरू हो जाता है। तो होता यह है कि 3 साल बाद ये रीयूनियन हो रहा है, पर यहां एक बड़ा ही अजीब कॉन्ट्रडिक्शन है। मतलब ट्रिप तो 4 लोगों की है, पर असल में वहां पहुंचे सिर्फ 3 लोग हैं। और मजे की बात देखिए, जिस दोस्त ने ये सब कुछ प्लान किया वही सिर्फ एक फोन स्क्रीन पर मौजूद है। अब जाहिर सी बात है, ये सिचुएशन दोस्तों के बीच एक अजीब सा टेंशन तो पैदा करेगी ही। और फिर जैसे ही वो जंगल में दाखिल होते हैं, माहौल और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। वो लोकल ड्राइवर जो अब तक खूब बातें कर रहा था, बंगले का नाम सुनते ही अचानक खामोश हो जाता है। उसके चेहरे पर साफ डर दिखने लगता है, और उसका ये डर ना इस जगह से जुड़ी किसी अनकही, किसी भयानक कहानी की तरफ इशारा कर रहा था, जो अब दोस्तों के मन में भी खौफ पैदा कर रहा था। बंगले पर पहुंचने पर उनका सामना होता है मनु पिशी से, जो वहां की देखभाल करने वाली एक बुजुर्ग औरत हैं। और यहीं पर रहस्य और भी गहरा जाता है। दोस्तों ने तो नंदिता की देरी के बारे में उन्हें बताया ही नहीं था, फिर भी मनु पिशी ने उनका स्वागत ऐसे किया मानो उन्हें सब कुछ पहले से पता हो। ये एक ऐसा वेलकम था जिसने दोस्तों को हैरान भी कर दिया और परेशान भी। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं, जहां ये रहस्य बंगले की दीवारों के अंदर और भी ज्यादा उलझ जाता है। यहां दोस्तों को ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं जो समझ से बिल्कुल परे हैं और काफी पर्सनल भी हैं। ऐसा लगता है जैसे हर कोने में एक नया सुराग और एक नया सवाल छिपा हुआ है। अब उन्हें ऐसे सुराग मिलने लगते हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि नंदिता की मौजूदगी सिर्फ डिजिटल नहीं है। जैसे कि खाना, वहां नारियल की मिठाई और गुड़ के केक थे जिनका स्वाद बिल्कुल नंदिता के हाथ के खाने जैसा था। फिर दीवार पर एक तस्वीर लगी थी जो हूबहू नंदिता जैसी दिखती थी। और तो और देखभाल करने वाली को ऐसी बातें पता थीं जो सिर्फ और सिर्फ नंदिता ही जान सकती थीं। अब ये सारी चीजें मिलकर दोस्तों को अपनी ही हकीकत पर शक करने पर मजबूर कर देती हैं। और फिर आता है एक सीधा टकराव। जब दोस्त उस तस्वीर के बारे में पूछते हैं तो मनु पिशी साफ साफ झूठ बोल देती हैं। वो कहती हैं, ये तो मेरी जवानी की तस्वीर है, जबकि दोस्तों को पता था कि वो बिना किसी शक के नंदिता ही थी। बस ये एक ऐसा धोखा था जिसने दोस्तों के शक को यकीन में बदलना शुरू कर दिया था और माहौल को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। तो अब सबसे बड़ा और जरूरी सवाल यही उठता है कि अगर नंदिता को आने में देर हो गई थी तो उसकी यादें, मतलब उसकी पसंद का खाना, उसकी तस्वीर, ये सब घर के अंदर पहले से कैसे मौजूद था? ये एक ऐसी पहेली थी जिसका जवाब उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना ही था, क्योंकि हर गुजरते पल के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी अपने क्लाइमैक्स पर, अपने चरम पर कैसे पहुंचती है। यहां पर जो अलौकिक रहस्य अब तक चल रहा था, वो अचानक एक बहुत ही असली और क्रूर अपराध के खुलासे में बदल जाता है। एक ऐसा सच जो सभी को झकझोर कर रख देगा। आधी रात को जंगल का वो सन्नाटा एक जोरदार दस्तक से टूट जाता है। बरामदे से एक घबराई हुई आवाज चिल्लाती है, और वो आवाज नंदिता की थी, जो अंदर आने के लिए भीख मांग रही थी। ये कहानी का शायद सबसे ज्यादा तनावपूर्ण और खौफनाक पल है, जब डर अपनी सारी हदों को पार कर जाता है। और बस तभी एक फ्लैशबैक में सब कुछ साफ हो जाता है। हुआ ये था कि नंदिता ने अपने बॉस रक्तिम सामंत को उसकी कॉर्पोरेट जासूसी के सबूतों के साथ कन्फ्रंट किया था। इसके जवाब में रक्तिम ने चुपचाप मनु पिशी को इस खतरे को खत्म करने का आदेश दे दिया, और मनु पिशी ने नंदिता को जहर मिली कोल्ड ड्रिंक पिला दी। इस तरह उस दूरदराज जंगल की खामोशी में एक कत्ल को छुपा दिया गया।
तो अब ये बात एकदम साफ हो जाती है। बंगले में जो भी हो रहा था वो कोई भूत की कहानी नहीं थी, वो तो एक क्रूर हत्या की गूंज थी, एक भयानक अपराध के वो निशान थे जो जंगल की खामोशी में कहीं दफन हो गए थे। और ये एक ऐसी सच्चाई थी जो दोस्तों को अंदर तक तोड़कर रख देती है। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, एक ऐसा मोड़ जहां कब्र के उस पार से न्याय का एक अंतिम काम पूरा होता है। ये वो हिस्सा है जहां अलौकिक शक्तियों से सीधे टकराव के बाद आखिरकार न्याय मिलता है। और तभी साय में से एक आकृति उभरती है। ये कोई और नहीं बल्कि नंदिता की आत्मा थी, जिसने अपने कातिल मनुपिशी के शरीर पर कब्जा कर लिया था। वो अपने दोस्तों से बात करने आई थी। उसकी आंखें एकदम लाल चमक रही थीं, जो शायद उस न्याय की आग का प्रतीक थीं, जो अब किसी भी कीमत पर बुझने वाली नहीं थी। और उसका मकसद एकदम साफ था। उसने एक छिपे हुए फोन की लोकेशन बताई। ये वही फोन था जिसमें रक्तिम के खिलाफ सारे के सारे सबूत मौजूद थे। मरने से पहले नंदिता ने उसे छुपा दिया था और अब उसकी आत्मा अपने दोस्तों को वही रास्ता दिखा रही थी। और आखिरकार न्याय होता है। नंदिता के दोस्तों के दिए गए सबूतों के आधार पर रक्तिम सामंत को आजीवन कारावास की सजा मिलती है। दुनिया की अदालत में तो इंसाफ हो चुका था, पर सवाल यह है कि क्या इस इंसाफ से नंदिता की आत्मा को शांति मिल पाई होगी? लेकिन कहानी यहाँ एक बहुत ही भावुक और मार्मिक विचार के साथ खत्म होती है। अदालत का न्याय उस माँ की हकीकत को नहीं बदल सकता, जो आज भी फोन के पास बैठकर अपनी उस बेटी के मैसेज का इंतजार कर रही है, जो बहुत पहले कोरालडांगा के जंगलों में खो गई थी। यह हमें सोचने पे मजबूर करता है कि कुछ जख्म कभी नहीं भरते, भले ही न्याय क्यों ना हो जाए। और हाँ, ये हमें ये भी याद दिलाता है कि सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, मौत के बाद भी नहीं।